जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश राज का एक ऐसा काला दौर जिसने बैसाखी के पीसफुल डे को भी न सिर्फ पंजाब का बल्कि पूरे इंडिया की डार्क मेमोरी का पार्ट बना दिया और जिसको याद करके आज हर एक भारतीय का खून खोलता है। चलिए आज इस ब्लैक चैप्टर को अनफोल्ड करते हैं और देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश आर्म्ड फोर्सेज ने मासूम लोगों को मौत की राह पर धकेल दिया था। तो जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को समझने के लिए हमको पहले उस टाइम के इंडिया को समझना होगा, क्योंकि हत्याकांड के बैकग्राउंड में सेंट्रल लेवल पर ही वो सब चीजें चल रही थी जिनकी वजह से आगे चलकर ये मेजर इंसिडेंट हुआ था। तो शुरू करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से, जब ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से इंडियन सोल्जर्स लड़ रहे थे। उन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर ब्रिटिश एम्पायर को डिफेंड किया। फ्रांस के खंडरों में और मेसोपोटामिया की तेज धूप में वो लड़ते रहे, लेकिन जब वॉर खत्म हुई घर लौटने पर बस उनको अंधेरा और निराशा मिली। इकोनॉमिक हार्डशिप हर घर को खत्म करती जा रही थी, महंगाई आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच रखी थी, साथ ही एग्रीकल्चर और जॉब सेक्टर में क्राइसिस चल रहे थे। शॉर्ट में कहा जाए तो लोगों के सपने टूटते नजर आ रहे थे। ब्रिटिश सरकार के लिए लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। इस गुस्से को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से भी जाना जाता है। इन रिफॉर्म्स ने डायरकी जैसी सिचुएशन क्रिएट करी, जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स प्रोविंसेस के पास ट्रांसफर कर दिए गए। जैसे उस टाइम एजुकेशन, हेल्थ, इरिगेशन और पब्लिक वर्क की पावर इंडियन मिनिस्टर्स के पास आ गई थी और कुछ सब्जेक्ट्स ब्रिटिश अथॉरिटीज के पास रिजर्व रखे गए, जैसे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस और रेलवेज। लेकिन ये प्रोमिसेस अधूरे और डिसअपॉइंटिंग थे। इसमें वोटिंग राइट सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स और एजुकेटेड इलीट लोगों को ही दिए गए थे। मेजोरिटी लोग इन रिफॉर्म्स का पार्ट ही नहीं बन पाए। बाल गंगाधर तिलक जैसे देशभक्तों ने इनको अनवर्थी कहा। उन्होंने कहा कि ये बस ब्रिटिश कंट्रोल को और ज्यादा मजबूत करने का एक बहाना है। इसी बैकग्राउंड में मार्च 1919 के अंदर ब्रिटिशर्स ने रोलेट एक्ट को भी डिक्लेयर किया, जो क्राउन को अनलिमिटेड पावर्स देता था। इससे ब्रिटिशर्स किसी भी इंडिविजुअल को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते थे और इससे प्रेस की फ्रीडम को भी कर्व कर दिया गया। इसके बाद लोग पैनिक हो गए। इंडियन पॉलिटिशियंस ने भी इस एक्ट को अपोज किया। महात्मा गांधी, जो उस टाइम पर लखनऊ पैक्ट और चंपारण में उभर रहे थे, उन्होंने इस एक्ट के खिलाफ हड़ताल शुरू करी, जिसको आज हम रोलेट सत्याग्रह के नाम से याद रखते हैं। ये हड़ताल 30 मार्च 1919 से शुरू हुई, जिसमें ऑफिसेज, स्कूल्स और लगभग पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, जहां पीसफुल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज किया गया। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, हर जगह लोग सड़क पर उतर गए। पहली बार नॉन वायलेंस से नेशनल लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। पंजाब की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी टेंशन बहुत ज्यादा हाई थी। लाहौर और अमृतसर में रोलेट एक्ट के खिलाफ मीटिंग्स चल रही थी। इन मीटिंग्स में दो प्रोमिनेंट लीडर्स सामने आए, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सत्यपाल एक फिजिशियन और सैफुद्दीन एक एक्टिविस्ट थे। ये दोनों अपने काम के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर भी थे, जो तब पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे संबंध रखते थे और आम लोगों में भी इनका काफी अच्छा इन्फ्लुएंस था। दोनों ने एंटी रोलेट रैलीज ऑर्गेनाइज करी और ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों लीडर्स को 10 अप्रैल 1919 के दिन बिना किसी प्रोवोकेशन के अरेस्ट कर लिया जाता है। इस अरेस्ट की खबर जब अमृतसर पहुंची तो हड़ताल और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई और प्रोटेस्ट ने इसके बाद एक वायलेंट टर्न ले लिया। खबर सुनते ही हजारों लोगों की भीड़ बाजार में निकल पड़ी, जहां ब्रिटिश बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस पर लोगों ने हमले करना शुरू कर दिए। नेशनल बैंक्स जला दिए गए और टेलीग्राफ ऑफिसेज पर अटैक हुए। ब्रिटिश पुलिस और आर्मी ने सेल्फ डिफेंस के लिए क्राउड पर फायर करना शुरू कर दिया, जिससे कई लोग मारे गए। ये पहला ब्लडशेड था जिसने एटमॉस्फेयर को और ज्यादा गर्म बना दिया। इस वायलेंस से चेन रिएक्शन शुरू हो गई, जिसके बाद हड़ताल और भी ज्यादा स्पीड से स्प्रेड होने लगी। एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेशन और दूसरी तरफ लोगों की डिमांड्स। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डर में थी कि कहीं 1857 जैसी सिचुएशन दोबारा से ना आ जाए, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ड्वायर ने ब्रिटेन से बैकअप मंगवाया और इस बैकअप के तौर पर भारत के अंदर आया ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। ये एक वेटरन ऑफिसर था जिसने कई वॉर्स में पार्टिसिपेट और ब्रिटिश एम्पायर को रिप्रेजेंट किया था। साथ ही इसके पास वर्ल्ड वॉर 1 का भी एक्सपीरियंस था। फिर 11 अप्रैल 1919 के दिन इसको अमृतसर का कंट्रोल दिया गया। जब डायर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सिचुएशन कैओटिक हो गई है, जहां कई यूरोपियंस के असोल्ट की खबरें सामने आ रही थी और प्रेडिक्शंस थी कि अभी तो ये माहौल और भी ज्यादा वर्ष होने वाला है। फिर 11 तारीख को ही एक और हार्ट ब्रेकिंग इंसिडेंट हुआ। एक ब्रिटिश मिशनरी लेडी मार्शिला शेरवुड कच्चा करीचन गली से अपने स्कूल में जा रही थी। एक मोब ने उनको पकड़कर लोहे की रोड से मारा। साथ ही उसने उस लेडी को सेक्सुअली असॉल्ट करने की भी कोशिश करी। कुछ लोकल इंडियंस ने उनको बचा लिया, लेकिन जब यह खबर ब्रिटिश ऑफिशियल्स तक पहुंची तो इस न्यूज ने उनकी कम्युनिटी को आउटरीच कर दिया। जनरल डायर ने इमीडिएटली क्रोलिंग पनिशमेंट का ऑर्डर दे दिया। मतलब अगर किसी भी इंडियन को उस गली से गुजरना था तो उसको कुत्ते की तरह क्रोल करके जाना पड़ता। ये इंडियन ह्यूमिलिएशन का पीक था, जिसको डायर ने इंडियंस में डर बैठाने के लिए किया था। पनिशमेंट के साथ साथ डायर ने हिंदू गॉड्स के बारे में भी डिस्टर्बिंग वर्ड्स बोले थे। फिर 12 अप्रैल को ये वायलेंस और भी ज्यादा स्प्रेड हुआ। पंजाब के बाकी एरियाज में भी लोग हड़ताल करने
के लिए सड़क पर उतर गए। लोगों ने ट्रेन को डीरेल कर दिया और पोस्ट ऑफिस को लूटने जैसी खबरें सामने आई। उसी दिन हड़ताल के लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो अगले दिन शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग के अंदर एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें रोलेट एक्ट के अगेंस्ट और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन की डिटेंशन के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाएगा, क्योंकि उसके अगले दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्योहार था और हजारों लोग उस दिन दूर के गांव से जलियांवाला बाग के अंदर बैसाखी फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के लिए आने वाले थे। जलियांवाला बाग गोल्डन टेम्पल के पास एक वॉल्ड गार्डन है जो सेलिब्रेशन के लिए एक परफेक्ट प्लेस थी। उस टाइम इस बाग के चारों तरफ बिल्डिंग्स और घर थे जो इस बाग को 4 दीवारी जैसी शेप देते थे। साथ ही इसकी नैरो एंट्रेंसेस जरूर है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, जिसकी वजह से यहाँ हजारों लोग एक साथ सेलिब्रेट कर सकते थे। तो प्रोटेस्ट लीडर्स ने जलियांवाला बाग को ही चूज किया और अगले दिन लोग बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए जलियांवाला बाग में आए। एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 10 से 20 हजार लोग उस दिन जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रखे थे, जिसमें पीसफुल प्रोटेस्टर्स भी थे और फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाले लोग भी थे। ज्यादा लोग वही थे जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे। किसी भी इंडिविजुअल के पास किसी भी टाइप का वेपन या फिर कोई आर्म टूल नहीं था। हर एक इंसान पीसफुली अपनी एक्टिविटी करने आया था। लेकिन जैसे ही जनरल डायर को यह बात पता चली कि लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, उसने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग 4 से ज्यादा लोग पब्लिक प्लेस में गैदर नहीं हो सकते थे। सिटीजन्स की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया और पूरे अमृतसर में स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लग गया। इसकी अनाउंसमेंट भी की गई, लेकिन जलियांवाला बाग में क्राउड इतना था और लोग बैसाखी सेलिब्रेशन में इतने बिजी थे कि किसी को इस बात का पता ही नहीं चला। फिर जनरल डायर शाम 5 बजे 50 ट्रूप्स की डिटैचमेंट लेकर जलियांवाला बाग में पहुंच जाता है। ट्रूप्स में मेनली गुरखा राइफल्स और सिख सोल्जर्स थे। ये एक आर्म्ड ग्रुप था जिसको डायर खुद लीड कर रहा था। डायर ने किसी भी सोल्जर को डिस्पर्स करने का मैसेज नहीं दिया। वो स्टार्टिंग से ही क्राउड को पनिश करने के पर्पज से आया था। जब डायर का ग्रुप जलियांवाला बाग पहुंचा तो उसने सभी सोल्जर्स को एंट्रेंसेस ब्लॉक करने का ऑर्डर दे दिया। जलियांवाला बाग पहले ही एक रिमोट प्लेस थी जिसकी बाकी साइड्स बिल्डिंग्स और घरों से घिरी हुई थी। ऊपर से डायर ने सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए ताकि कोई भी इंसान बाहर न आ सके। एक एंट्रेंस थोड़ी बड़ी थी, लेकिन डायर ने वहां भी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया। अंदर लगभग 10 से 20 हजार लोग पीसफुली अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे। किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई भी वेपन नहीं था, पर डायर ने कुछ नहीं सोचा। फिर आई वो फेटफुल कमांड जब डायर ने बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अनाउंसमेंट के ट्रूप्स को फायर करने का ऑर्डर दे दिया। सोल्जर्स ने डेंस एरियाज को टारगेट करते हुए पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूटिंग स्टार्ट कर दी। लोगों ने एग्जिट की तरफ भागना शुरू किया, लेकिन हर जगह ट्रूप्स डिप्लॉय हो रखे थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग 10 मिनट तक फायरिंग चलती रही, जिसके अंदर सोल्जर्स ने 1650 राउंड्स फायर करे। डायर तो मशीन गन्स भी लेकर आया था, पर रास्ते छोटे थे, इसीलिए आर्मर्ड कार्स जलियांवाला बाग तक पहुंच नहीं पाई। और ये बात डायर ने बाद में खुद भी एडमिट करी थी, क्योंकि उसका गोल बस लोगों को मारना था। वो जितनी ज्यादा हो सकती थी उतनी ज्यादा कैजुअलिटीज करना चाहता था। जलियांवाला बाग के लेआउट की बात करें तो वो अपने आप में ही एक नाइटमेयर जैसा है। इसमें नैरो एंट्रेंसेस तो थी ही, साथ में वॉल्स भी बहुत बड़ी हाइट की थी, जिसकी वजह से फायरिंग के समय लोग अंदर ही फंस गए थे। डेस्परेशन में आकर कई लोग मार्टिर्स वेल के अंदर कूद पड़े, इस उम्मीद में कि उनकी जान बच सके, लेकिन संख्या इतनी हो गई कि लोग सफोकेशन की वजह से उसके अंदर ही मर गए। बाद में जब बॉडीज वेल से निकाली गई तो पता चला कि 120 लोगों की तो बस वेल के अंदर ही जान चली गई थी। जब फायरिंग शुरू हुई तो लोगों ने एग्जिट की तरफ भागना शुरू कर दिया और क्राउड इतना ज्यादा था कि कुछ लोग स्टैम्पीड की वजह से ही मारे गए। छोटे बच्चे, बड़े और बूढ़े लोग सभी डायर के माइंडसेट के विक्टिम बन गए। डायर के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी था रेबेलियन मूवमेंट्स को क्रश करने के लिए, लेकिन रियलिटी में ये एक अनप्रेसिडेंटेड अटैक था अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर। इस अटैक से इतनी डीप कैजुअलिटीज हुई कि फिगर्स पर आज भी डिबेट है। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की तरफ से हंटर कमीशन बनाई गई इस अटैक की इंक्वायरी करने के लिए। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस अटैक के अंदर टोटल 379 लोग मारे गए थे और 41 बॉयज और एक 6 वीक्स ओल्ड बेबी की भी इसमें डेथ हो गई थी। इसके अलावा उन्होंने रिपोर्ट किया कि 1200 लोग इंजर्ड हो गए थे, जिसमें कई लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में पाए गए थे। ये नंबर ब्रिटिश ऑफिशियल्स की इन्वेस्टिगेशन से सामने आए, लेकिन ये इनकम्प्लीट थे, क्योंकि उन्होंने बॉडीज काउंट करने में बहुत डिलेस किए और उन्होंने इस मुद्दे को कवर अप करने की भी कोशिश करी। इसके बाद कई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मुद्दे पर इन्वेस्टिगेशन करी और उनके नंबर्स ब्रिटिश सोर्सेज से ज्यादा थे। 3 महीने बाद ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने सर्वे भी किया, जिसमें उन्होंने फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए विक्टिम्स के रिश्तेदार या फिर किसी जानकार से कांटेक्ट किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी इनकम्प्लीट ही मिल पाई, क्योंकि बाकी लोग इस डर में थे कि कहीं उनको भी जलियांवाला बाग में हुए प्रोटेस्ट से न जोड़ दिया जाए। बाकी कुछ और आई विटनेस ने भी बताया कि कर्फ्यू की वजह से मेडिकल हेल्प लोगों तक पहुंच नहीं पाई और लोग वहीं पूरी रात पड़े रहे, जिसकी वजह से कई लोग तो इन्फेक्शन और ब्लड लॉस के कारण ही मर गए। तो आप समझ ही सकते हो कि किस तरह यहाँ ह्यूमैनिटी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई थी। लोग दूर दूर से जलियांवाला बाग में बैसाखी का त्योहार मनाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसके बाद ऐसा रिप्रेशन आया जिसने पूरे पंजाब को तोड़ कर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल डायर ने मार्शल लॉ को एक्सटेंड करने का प्रपोजल रखा और वाइसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लिया, जिसकी वजह से पंजाब के बाकी एरियाज में भी मार्शल लॉ इंपोज हो गया। इसके बाद लोगों को पीक लेवल पर ह्यूमिलेट किया गया, लोकल मैंस को ओपनली फ्लॉग किया गया और जहां कहीं भी मैरिज या फिर कोई फंक्शन हो रहा था वहां भी लोगों को बुरी तरह से पनिशमेंट्स दी गई और ह्यूमिलिएशन इतने बुरे तरीके से करी जा रही थी कि बाकी लोगों को फोर्स किया गया कि वो इन पनिशमेंट्स को एज एन ऑडियंस
एक्सपीरियंस देखें। हद तो तब पार हो गई जब लोगों को यूरोपियंस के टॉयलेट साफ करने के लिए फोर्स किया गया। इसके अलावा इंडियन हाउसेज के फैंस उतारकर यूरोपियंस को दे दिए गए और जो कोई भी इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा था उनको पनिशमेंट्स दी गई। उस टाइम लोगों को क्रोलिंग जैसी पनिशमेंट्स का भी सामना करना पड़ा। लोगों को बॉम्ब करने के लिए ब्रिटिशर्स ने एरोप्लेन्स का यूज करना तक शुरू कर दिया था और ये सब ब्रिटिशर्स बस लोगों की नेशनल स्पिरिट को खत्म करने के लिए कर रहे थे ताकि वो आगे चलकर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ ना खड़े हो और उनके अंदर ब्रिटिश क्राउन के खिलाफ एक डर बैठ जाए। इस डिप्रेशन के बढ़ने के साथ साथ अपर बॉडीज ने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। हंटर कमीशन ने डायर के इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि डायर ने पीसफुल क्राउड के ऊपर इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करके एक अनएथिकल डिसीजन लिया था। डायर के इस एक्शन को ग्रेव एरर ऑफ जजमेंट का टैग दिया गया जिससे आगे चलकर कोई और ऐसी एक्टिविटी दोबारा ना करे। लेकिन फिर भी डायर के ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया, उसको बस इंडियन अपॉइंटमेंट से हटा दिया गया। इवन जब डायर इंग्लैंड वापस गया तो वहाँ उसका एक हीरो की तरह वेलकम किया गया और उसके नाम के लिए फंड तक रेज किए गए। ये इंडियंस के लिए एक इंजस्टिस का सिंबल बन गया। इस आउटरेज ने इंडियन आइकन्स को मोबिलाइज किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने वायसरॉय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को क्रिटिसाइज करते हुए लेटर भी लिखा और गांधी जी ने भी हड़ताल करते हुए इस ह्यूमिलिएशन के अगेंस्ट अपनी आवाज उठाई। इंडियंस के अगेंस्ट इसी आउटरेज ने आगे चलकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जन्म दिया जिसने भारत की आजादी में एक बड़ा रोल प्ले किया था। जलियांवाला बाग में हुए इस इवेंट ने ब्रिटिश लेजिटिमेसी को डीपली इरोड कर दिया। पहले जो गिनती के लोग ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे वो भी अपना माइंडसेट चेंज करने लग गए। हत्याकांड ने प्रूव कर दिया कि अब ब्रिटिश रूल में सिविल राइट्स का कोई मतलब नहीं रहा है। पब्लिक ओपिनियन भी अब धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गया था। इस इवेंट ने मॉडरेट्स को रेडिकलाइज कर दिया जिसकी वजह से लिबरल लीडर्स भी कांग्रेस ज्वाइन करने लग गए। साथ ही इसके बाद स्वराज की डिमांड भी शुरू होने लग गई। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करके इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया। जहां जलियांवाला बाग में हुए मैसेकर ने इस मूवमेंट के अंदर एक कैटलिस्ट का रोल प्ले किया जिसके अंदर लाखों लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। इस मूवमेंट ने उन सभी लोगों को मोटिवेट किया जो जलियांवाला बाग में हुए इंसिडेंट के लिए जस्टिस की गुहार लगा रहे थे। इस इंसिडेंट ने सिर्फ पॉलिटिकल इम्पैक्ट ही क्रिएट नहीं किया बल्कि एक पर्सनल रिवेंज को भी शेप दी। उधम सिंह जो अमृतसर के अंदर सुनम विलेज के एक रेजिडेंट थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में हुए हत्याकांड को सर्वाइव किया और प्लेज ली कि वो इस ह्यूमिलिएशन का बदला जरूर लेंगे और उनके इस गुस्से ने उन हजारों सिविलियंस का रिवेंज लिया जो जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर के विक्टिम बन गए थे। उन्होंने माइकल ड्वायर को लंदन के कैक्सटन हॉल के अंदर गोली से मार दिया क्योंकि माइकल ड्वायर ने ही जनरल डायर के इस एक्ट को अप्रूव किया था। साथ ही उसने जनरल डायर के डिसीजन को सपोर्ट भी किया था। तो इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ड्वायर भी इस इंसिडेंट के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल था जितना जनरल डायर था। उधम सिंह को बाद में कन्विक्ट किया गया लेकिन इंडिया के लिए वो एक हीरो बन गए। उन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी और हजारों एक्टिविस्ट के लिए एक रोल मॉडल बन गए। जलियांवाला बाग में हुए इस इंसिडेंट ने आगे चलकर ब्रिटिश आर्मी की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस किया जिसमें कई एक्ट्स और लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया। साथ ही डायर के इस एक्ट ने ग्लोबली भी कॉलोनियल पॉलिसिंग को एक लेसन दिया। आज की बात करें तो जलियांवाला बाग को एक मेमोरियल के रूप में प्रिजर्व किया गया है ताकि उन सभी सिविलियंस को श्रद्धांजलि मिल सके जो इस इंसिडेंट में टारगेट बन गए थे। तो ये थी कंप्लीट स्टोरी जलियांवाला बाग में हुई है ह्यूमिलिएशन भरी ट्रेजेडी की। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।